अस्सलाम वालेकुम। अब जो फिफ्थ एमसीक्यूज है, वन ऑफ द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स इज 10 न्यूटन। ये एक्चुअली फोर्थ क्वेश्चन से ही उन्होंने फिफ्थ क्वेश्चन बनाया है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं फोर्स के, जिस जो एक कंपोनेंट है वो कितना है 10 न्यूटन, एंड मेक द एंगल विद 60 विद द फोर्स द अदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। पहले हमने एक कंपोनेंट फाइंड किया था जो कि प्रीवियस वीडियो है, इसके ऊपर ही वीडियो है, उसमें हमने इसको सॉल्व किया था फोर्थ क्वेश्चन को। अब फिफ्थ क्वेश्चन उसी से ही निकाला है उसको, तो हम इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक्स एंड वाई एक्सिस थे और मेरे पास जो फोर्स थी वो है थी ये वाली। ठीक है, ये फोर्स थी मेरे पास, और मेरे पास जो कंपोनेंट थे उसका मैं कलर चेंज करता हूँ। ये मेरे पास कंपोनेंट थे, ये एक्स कंपोनेंट था और ये मेरे पास वाई कंपोनेंट था। ओके, और यहाँ पे एंगल कितना था, 60 बन रहा था। तो एफ ऑफ एक्स तो हमें पता था वो कितना है, 10 है, और मैंने इसकी भी वैल्यू निकाली थी, वो जितनी इतनी थी 20 है। अब मुझे एफ ऑफ वाई चाहिए। अब एफ ऑफ वाई मैंने निकालना है, तो सबसे सिंपल जो हल है, जो वे वन है उसको का सॉल्व करने का, वो बड़ा मजे का है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और सॉल्व कर दो, अल्लाह अल्लाह है सल्ला। हमें पता है कि हमें एफ स्केयर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्केयर, एफ एक्स स्केयर एम एफ वाई स्केयर। तो सिंपल हम इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 20 का स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 10 का स्केयर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाई का स्केयर। तो इसको मेरे पास आ जाएगा ये 400 माइनस इज इक्वल टू 100 प्लस वाई का होल स्केयर। तो यहां से मैं वाई की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, जो कि क्या होगी, 300 अंडर रूट। तो यहाँ पे मैं इसको तोड़ लेता हूँ, 3 इंटू 100 कर लेता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 300 रूट इंटू 10। ठीक है, अब 300 रूट किसके बराबर होगा, तो यहाँ बड़ी मजे की बात है, 400 रूट किसके बराबर होता है, डेफिनेटली 2 के। और मुझे ये पता है कि जो 3 है वो 4 के बड़ा बड़ा करीब है, तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू होगी वो 2 के ज्यादा करीब होगी, फॉर एग्जांपल 1.8 1.7 के राउंड अबाउट। ठीक है, तो डेफिनेटली मेरे पास जो अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है वो 1.7 अबाउट 1.73 के राउंड अबाउट होती है। तो मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.7 ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1.73 इंटू 10, जो कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 17.3, एंड दैट इज द थर्ड, सॉरी दैट इज द सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर। तो ये है मेरे पास करेक्ट ऑप्शन। अब ये तो एक तरीकाकार था, लेकिन दूसरा जो तरीकाकार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कुछ स्टैंडर्डाइज्ड जो ट्रायंगल्स हैं, राइट ट्रायंगल्स हैं खास करके, उनको अगर आप मेमोराइज कर लेते हो तो आप बड़ी जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो पहली ट्रायंगल है मैं यहाँ पे बना देता हूँ, वो है ये वाली। कब, जब ये एंगल 45 का होगा तो ये एंगल भी 45 का होगा। अगर ये का साइड जो है 1 होगी तो ये साइड भी 1 होगी, तो फिर हाइपोटेन्यूज आपके पास अंडर रूट 2 होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, ये आपको वैसे भी याद होने चाहिए। अब इसकी याद होने का मकसद क्या है कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे डेफिनेटली पता चल जाएगा कि अगर हाँ ये 2 है, ये 2 है, तो डेफिनेटली मेरे पास हाइपोटेन्यूज जो है 2 अंडर रूट 2 आएगा। मतलब मैंने उस 2 से सारी साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब है कि सिर्फ ट्राइंगल बड़ी हो रही है। बिल्कुल इसी तरह जो दूसरी ट्राइंगल है जो आपको याद रखनी चाहिए वो भी ये है कि अगर ये एंगल 30 का हो और ये 60 का होगा तो ये डेफिनेटली आपके पास 90 का ही होता है। तो 30 के सामने वाला 1 होता है, 60 के सामने वाला अंडर रूट 3 होता है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे 2 होता है। तो ये भी आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि हम इसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट वेज के साथ। जो थर्ड आपके पास है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा, और हाई पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 5 होना चाहिए। तो हम इसके भी मल्टीपल वेज के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 4। वो क्या है कि अगर ये 6 हो फॉर एग्जाम्पल और ये 8 हो, तो मेरे पास ये जो हाइपोटेन्यूज है वो 10 आएगा। जो फिफ्थ है हमारे पास राइट ट्राइंगल वो ये वाली है कि मेरे पास अगर बेस 5 है, ये 12 है, तो हाइपोटेन्यूज 13 होगा। तो इस वेस ये जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं इनको भी हम सॉल्व करके बड़ी क्विकली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, एमसीक्यूज को। फॉर एग्जांपल इसी को देख लें, यहाँ पे अब क्या है, ये 10 है
ये मेरे पास 20 है, तो ये कितना होगा? तो मैं सिंपली क्या करने लगा, मैं कुछ भी नहीं करने लगा, मैं जस्ट इसको लिखने लगा हूँ 1 into 10। ओके, और मैं इसको लिखने लगा हूँ 2 into 10। हाँ, अब जरा ये देखें, ये 1 है, ये 2 है, तो ये डेफिनेटली √3 होगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, तो ये √3 होगा, थर्ड साइड √3 ही होगी। अच्छा, अब मुझे जस्ट इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो आई विल एंड अप विद द आंसर। तो डेफिनेटली ये अगर ट्राइंगल्स आपको याद रहती हैं तो आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक और ट्राइंगल भी है जिसको आप याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो है आपके पास ये वाली। अगर आपके पास बेस 8 है, बेस या हाइट कोई भी, अगर 8 है और ये आपके पास 15 है, तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज आता है वो आपके पास 17 आता है। तो ये 6 एटलीस्ट आपको ये याद होने चाहिए, और डेफिनेटली इसका मल्टीपल भी आप उसको फाइंड कर सकते हो और बड़ी इजीली। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम। इफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी, ओके, ए हमारे पास 12 है, बी मेरे पास 5 है, एंड सी मेरे पास 13 है इन मैग्नीट्यूड, सच दैट ए जो सॉरी सी है वो ए प्लस बी के ऐड होने से आ रहा है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। वाओ। अच्छा, अब एक इसका बड़ा मजे का मेथड है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि कहीं ये राइट ट्राइंगल तो नहीं है। अगर राइट ट्राइंगल है इस केस में, मीन्स के मैं ए और बी को ऐड कर रहा हूँ और मुझे सी मिल रहा है, ठीक है, तो अगर ये राइट ट्राइंगल होगी तो डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो करेंगी। मतलब क्या है कि अगर ए का स्क्वायर लूं, बी का स्केयर लूं और ऐड करूं, तो मुझे सी के स्केयर के इक्वल वैल्यू आने चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं इसको कर रहा हूं। तो क्या हुआ, ए की वैल्यू कितनी है? 12 है, ओके, तो मैं ए की वैल्यू लगा लेता हूँ 12 का स्केयर, और बी की वैल्यू कितनी है? 5 का स्केयर, और सी की वैल्यू कितनी है? ओके, 13 का स्केयर। तो मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 144, 25, 169। ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमारे पास आ रही है 169 = 169, और ये 100% यही बता रहा है कि ए और बी आपस में राइट एंगल में है। कैसे हैं जी? मीन्स कि ए ये था, ठीक है, और बी ऐसे था, हेड टू टेल से ऐड हुआ हुआ, तो हमारे पास सी ये मिल रहा है। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल होगा क्या? एक ही एंगल हो सकता है, जो कि हमारे पास क्या है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल आएगा। अच्छा, ये तो वन वे था जो कि डेफिनेटली आपके अगर आपको वो राइट ट्राइंगल्स याद हैं, डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपका यही बन रहा है जो कि है 12, 5 एंड 13 का, और यही हमने भी प्रीवियस जो हमारे हमने सॉल्व किया, जो कि ये ट्राइंगल 5 है, उसमें यही कॉम्बिनेशन है। तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा मेथड भी बड़ा मजे का है, बड़ा इजी है। क्या? जो वे टू है उसको भी हम देख लेते हैं। वे टू में क्या करना है, हमने सिंपली इसका मॉड ले लेना है, मतलब इसका होल स्क्वायर ले लेना है। क्या मतलब कि सी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो मैं इसका होल स्क्वायर ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर। मैं मॉड नहीं लिख रहा इजिली ताकि लिख सकूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। ओके, अब यही हमें चाहिए, ये ए और बी के दरमियान जो एंगल है यही हमें चाहिए। अच्छा, अब ये कितना है? सी स्क्वायर कितना है मेरे पास? 169। ये मेरे पास कितना है? 144। ये मेरे पास कितना है कि 25, और ये हमारे पास आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं करता, मुझे जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, कॉज ऑफ थीटा ऐसे लिख लेता हूँ। ओके भैया, ये हमें पता है कि ये किसके बराबर आता है? 169 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूँ 169। ये तो गया कट। तो इसका मतलब है कि मेरे पास 2, 12, 5 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक ही कंडीशन है कि कॉस ऑफ थीटा 0 है। तो अगर कॉस ऑफ थीटा 0 है तो इसका मतलब है कि एंगल शरीफ हमारे पास क्या होगा? 90 डिग्री का। तो देर आर टू वेज टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और एक बड़ा सिंपल सा है और एक आपका ट्रिवियल है जैसे आप सॉल्व करते हो। नेक्स्ट देखते हैं। टू नॉन जीरो वैक्टर्स ए एंड बी सच दैट ए बी को जमा करें, उसके मैग्नीट्यूड लें, बराबर है ए में से बी को माइनस करें और उसकी मैग्नीट्यूड लें, तो एंगल इन दोनों के दरमियान क्या होगा? इसके भी दो तरीके हैं। एक जो वे है वो मैं यहाँ पे करता हूँ। अच्छा, मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास जो है ए वेक्टर है वो ऐसे है, ठीक है,
और बी को मैं सपोज कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ए प्लस बी, तो जो मेरे पास रिजल्टेंट आ रहा है मैं उसको कलर चेंज करता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा रिजल्टेंट। ओके, दैट इज फाइन। हाँ, अब मुझे ए प्लस बी तो मैंने फाइंड कर लिया, और एक रिजल्टेंट की भी मैग्नीट्यूड मुझे नजर आ रही है। अब मैंने ए माइनस बी करना है, तो माइनस बी में करना क्या होगा, मुझे बी की जस्ट डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है। मुझे डी बी की डायरेक्शन ऑपोजिट करनी है और ए में ऐड करना है। तो मैं, ये तो मेरे पास था ये वाला था ए प्लस बी वाला केस, ठीक है। अब ए माइनस बी वाला जो केस है उसमें क्या करूंगा मैं, ए तो मेरा वैसे ही रहेगा, बिल्कुल मैंने एज इट इज हू बहू दोबारा से बना लिया। अब बी क्योंकि ये नेगेटिव वाला है, अब मैंने इसको ऐड किया इसमें, और मेरे पास जो सोल्यूशन आया, जो रिजल्टेंट आया, वो आएगा ये वाला। इसमें ये दोनों रिजल्टेंट बराबर नहीं लग रहे। इसका मतलब है कि मुझे इस बी को इस साइड पे रोटेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले दूसरे एमसीक्यूज में भी बताया। तो इसका मतलब है कि मैं अगर इस तरह से बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, इस तरह से कि मेरे पास ए ये है, ओके, और बी मेरे पास क्या है, अ, वो ये है, और जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ रहा है, ये वाला। अब मैं सिंपली बी को ऑपोजिट कर लेता हूँ, ये ऑपोजिट कर लिया, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर ली। अब भी जो रिजल्टेंट आ रहा है मेरे पास वो इक्वल ही है। तो कब ये इक्वल रिजल्टेंट देंगे, ए प्लस बी करने पे भी और ए माइनस बी करने पे भी, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, जब ए और बी के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये सिंपल यहाँ पे नजर आ गया, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। लेकिन इसको हम दूसरे वे से भी कर सकते हैं। दूसरा वे क्या है कि भैया मैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, तो इसका मैं स्केयर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा, और इसी तरह ये आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, ए बी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये सारे कट गए, सही है। तो ये इधर आ जाएगा 4ab कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अगेन ये चीज तो जीरो नहीं है, तो मेरे पास कॉज ऑफ थीटा क्या होगा, वो होगा 0। इसका मतलब है कि थीटा शरीफ होगा हमारे पास 90। वेरी 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 सिंपल। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारे पास सी, ठीक है, कि दोनों के दरमियान एंगल होगा 90 का। नेक्स्ट चलते हैं। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, और ए का स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर है, तो एंगल कितना होगा भैया, पैथागोरस थ्योरम लग रहा है, सिंपल नजर आ रहा है। कैसे कि ए और बी जो है वो राइट एंगल पे हैं, और रिजल्टेंट हमें ऐसे मिल रहा है जो कि सी है। तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू द सी स्केयर आ रहा है। तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा नजर आ रहा है कि इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो यू विल एंड अप विद दिस वन, और ये बड़ा इजी सा है। लेकिन अगर आपने डेफिनेटली इसको भी सॉल्व करना है रिगरसली, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि ए और बी का मैं अगर मॉड स्केयर लेता हूँ, ए बी इज इक्वल टू सी, तो अगर मैं इसको स्केयर ले लेता हूँ, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू द सी स्केयर, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे पता क्या है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लगा देता हूँ, सी स्केयर 2ab कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू द सी स्केयर से सी स्केयर फोर्थ हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 2ab कॉस ऑफ थीटा, अगेन 0, और डेफिनेटली ये चीज तो 0 नहीं होगी, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा 0, और एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। when three forces act on an when three forces acting on a point in equilibrium, then तीन फोर्सेस लग रही हैं एक पॉइंट पे और वो इक्विलिब्रियम में है, तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि तीन फोर्सेस होंगी, फॉर एग्जांपल ए है, बी है और सी है, और वो इस तरह से लग रही हूँ कि उनका जो सम हो वो हमारे पास
न्यूट्रल जीरो आना चाहिए, मतलब इन दोनों का वेक्टर सम जो है हमारे पास जीरो आना चाहिए। तो हमारे पास कंडीशन है, जेनेरिक कंडीशन है कि वो राइट, वो एक ट्राइंगल बनाती है, मतलब ए बी एंड सी, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो मिलती हूँ, मीन के ट्राइंगल बनाती हूँ, तो नेट सम उनका क्या होगा, जीरो होगा। अब ट्राइंगल की कंडीशन क्या है, ट्राइंगल की कंडीशन है कि कोई से दो साइड ले लो, उनको ऐड करो, तो थर्ड साइड की बड़ी होनी चाहिए, थर्ड साइड से वो बड़ी होनी चाहिए। और ऐसे ही अगर दो साइड को माइनस करो, तो जो थर्ड साइड होगी वो उन जो डिफरेंस होगा उससे बड़ी होगी। तो ये कंडीशन है यहाँ पे। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। ईच फोर्सेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू। हो सकता है अगर कोलिनियर होंगे तो, ठीक है, ये चीज होगी, ये कोलिनियर के लिए हो सकती है, लेकिन जेनेरिक नहीं है। अच्छा जी, ईच फोर्स इज न्यूमेरिकली ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू। नो, नो, ये कंडीशन कह रही है कि इस कंडीशन पे क्वेश्चन है कि एक्चुअली दो साइड को जमा करो तो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए, वो सम बड़ा होना चाहिए, जबकि वो कह रहा है कि जो तीसरी साइड है वो सम से बड़ी होनी चाहिए। तो ये भी कंडीशन नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक। जो थर्ड कंडीशन है, ईच फोर्स इज न्यूमेरिकली ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ अदर टू, ओके दैट इज फाइन, वो इससे बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई सी दो ऐड माइनस करो, फॉर एग्जांपल ए माइनस बी किया है, तो वो सी जो है उससे बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं ए माइनस सी करूंगा तो बी जो है उससे बड़ा होना चाहिए, या मैं सी माइनस बी करता हूं तो ए जो है उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशन है जेनेरिक कंडीशन, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, नेट सम जीरो करने के लिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही होगा सी, नन ऑफ दिस नहीं आता। नेक्स्ट चलते हैं। The work done by the force is defined as this one, as we know that ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। In a certain situation f and s are not zero, f भी जीरो नहीं है और s भी जीरो नहीं है, तो वर्क डन जीरो है। क्यों भाई वर्क डन जीरो है? तो बड़ा मजे का है, बहुत मजे का है। f डॉट s इज इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। हमें पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हम इसको जब ओपन करते हैं तो लिखते हैं f मैग्नीट्यूड s मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। अगर ये दोनों जीरो नहीं है और जो वर्क डन है वो जीरो है, तो डेफिनेटली अगर ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो एक ही कंडीशन है फिर दोबारा से, कॉज ऑफ थीटा शरीफ होगा जीरो। अगर कॉज ऑफ थीटा जीरो है तो थीटा शरीफ होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि एफ जो है, ये अगर एस है तो ये एफ है कहीं पे, तो इन पे जो एंगल है इनके दरमियान वो है हमारे पास 90 डिग्री। तो जब एंगल 90 डिग्री का होगा तो अब हमारे पास जो वर्क डन होगा वो आंडा होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो ऑप्शन है एफ एंड एस आर राइट एंगल्स, ठीक है, मतलब कि 90 का एंगल बना रहे हैं, तो इस केस में आपके पास वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो ये 10 MCQs हो गए 11 to 15 के लिए। स्टे ट्यून विद अस।